नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार खबरों में। तो हम लोग जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में इस पुरस्कार से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को सम्मानित किया गया, जिसको लेकर यह पुरस्कार न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला, यह यूएसए का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। दूसरा, यूएसए के सर्वोच्च सैन्य चिन्हों में से एक, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1942 में पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा की गई थी। तीसरा, भारतीय प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। तो ये लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स थे, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है राष्ट्रीय किसान दिवस खबरों में। तो जानते हैं ये खबरों में क्यों है और इससे जुड़े मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इसमें, भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में अभी इसका आयोजन किया गया, यानी आज, तो इसलिए ये न्यूज में था। दूसरा पॉइंट, ये दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह, ये नाम आपको याद रखना है, की जयंती यानी जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। तीसरा, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। चौथा, चौधरी चरण सिंह ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की थी। पांचवा, किसानों के कल्याण में चौधरी चरण सिंह के योगदान को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 में इस दिवस की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस दिवस की कब से शुरुआत हुई है, तो वर्ष 2001 से, ये भी आपको याद रखना है। तो ये राष्ट्रीय किसान दिवस से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है, ये भी महत्वपूर्ण है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम खबरों में। तो ये खबरों में क्यों है और इससे जुड़ी जो मुख्य बातें हैं अब हम लोग उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में एसोचैम के स्थापना सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टाटा समूह को एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया, जो कि टाटा समूह की ओर से देश के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष श्री रतन टाटा द्वारा प्राप्त किया गया। दूसरा पॉइंट, एसोचैम भारत के सबसे बड़े व्यापार संघों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में भारतीय उद्योग के मूल्य सृजन हेतु की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1920 में की गई और हाल ही में इसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। तो ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 375 खबरों में। तो जानते हैं ये न्यूज में क्यों है और इससे जुड़ी बातें। पहला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी भारत में अपराध 2019 सूचकांक या रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। तो इसलिए ये जो धारा है वो न्यूज में थी। दूसरा, वैवाहिक बलात्कार भी घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। तीसरा, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा में एक महिला के साथ गैर सहमति संभोग से जुड़े सभी प्रकार के यौन हमलों को शामिल किया गया है। तो आपको पता चल गया होगा जो धारा 375 है वो एक प्रकार के वैवाहिक बलात्कार से जुड़ी हुई है। चौथा, वैवाहिक बलात्कार से आशय पत्नी की सहमति के बगैर उसे
यौन संबंध बनाना के लिए विवश करना है। तो ये आपको याद रखना है। जो इंडियन पेनल कोड की धारा 375 है वो वैवाहिक बलात्कार से संबंधित है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन खबरों में। तो हम लोग जानते हैं ये खबरों में क्यों है और इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें। पहला पॉइंट, हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा अपनी विकास साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिसको लेकर ये खबरों में था। दूसरा पॉइंट, भारत वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। तीसरा, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और समुद्री व हवाई परिवहन की आज़ादी को बनाए रखने के महत्व को दोहराया है। चौथा जो अंतिम पॉइंट है, विनवेक्स भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। विनवेक्स आपको याद रखना है, यानी किन देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास है। तो इसमें इतना ही। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, विद्युत उपभोक्ता के अधिकार नियम 2020 खबरों में। तो जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 को अधिसूचित किया गया है, जो देश में उपभोक्ताओं को विद्युत की विश्वसनीय एवं निरंतर आपूर्ति तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, जिसको लेकर ये जो कानून है वो समाचारों में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको जानते हैं। पहला, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी परिसर के मालिक या पट्टेदार द्वारा किए गए अनुरोध पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी का उत्तरदायित्व होगा। दूसरा, इसके तहत वितरण लाइसेंसधारी से विद्युत की आपूर्ति के लिए सेवा के न्यूनतम मानकों के संदर्भ में उपभोक्ताओं के अधिकारों को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है तीसरा, इसके तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा वितरण कंपनियों पर दंड लागू करने का प्रावधान भी किया गया तथा इससे प्राप्त राशि को उपभोक्ताओं के खाते में जमा किया जाएगा। चौथा, ये नियम देश भर में व्यापार सुगमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पाँचवा, वितरण लाइसेंसधारी को एक केंद्रीकृत यानी 24x7 या 24x7 टोल फ्री कॉल सेंटर स्थापित करना होगा। छठा, वितरण लाइसेंसधारी को सभी उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। अब आपको इससे जुड़ा एक नोट है वो भी याद रखना है। विद्युत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आपको पता होगा संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं और उनमें अलग अलग विषय दिए हैं। जैसे पहले संघ सूची हो गई तो उसमें केवल केंद्रीय कानून बना सकता है, और दूसरी समवर्ती सूची और तीसरी राज्य सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है, लेकिन विशेष अनुग्रह पर उस पर केंद्र भी कानून बना सकती है, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो इन कंडीशंस में। तो ये आपको याद रखनी है कुछ बातें विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 से। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है पूर्व शिक्षण की मान्यता यानी आरपीएल कार्यक्रम खबरों में। तो जानते हैं ये खबरों में क्यों है और इससे जुड़े पॉइंट्स। पहला, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSDE पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर वाराणसी तथा चंदौली, ये शहर भी आपको याद रखने हैं, वाराणसी और चंदौली में श्रमिकों हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है। तीसरा, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
द्वारा किया जा रहा है, जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत आता है। चौथा, आरपीएल देश में पहले से मौजूद कार्यबल के कौशल को मानकीकृत ढांचे के साथ संरेखित करेगा तथा उम्मीदवारों को आत्मविश्वास, सम्मान तथा मान्यता प्रदान करेगा। अब हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई एक स्कीम है, उसको भी जान लेते हैं। तो इस स्कीम का नाम है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, यानी संकल्प योजना। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश में आप फुल फॉर्म देख लीजिए, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है। तो इसमें दूसरा पॉइंट अब हम लोग देखते हैं, ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक परिणाम आधारित केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका विशेष फोकस विकेंद्रीकृत, विनियोजन एवं गुणवत्ता सुधार पर है। तीसरा, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो विश्व बैंक के सहयोग से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अधिदेश को कार्यान्वित करना है। ये केंद्रीय एवं राज्य दोनों ही एजेंसियों को शामिल करते हुए समग्र कौशल निर्माण प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करती है। चौथा, इसके तहत 4 प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैं। पहला, संस्थागत सुदृढ़ीकरण। दूसरा, कौशल विकास कार्यक्रमों का गुणवत्तापूर्ण आश्वासन। और तीसरा, कौशल विकास में अधिकार विहीन आबादी का समावेश। चौथा, यानी पीपी के जरिए कौशलों को विस्तारित करना, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी के सहायता से या के जरिए कौशलों को विस्तारित करना। तो ये इस योजना से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 खबरों में, जिसको इंग्लिश में NFHS5 भी कहा जाता है, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। पहला, हालिया सर्वे के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल प्रजनन दर, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट के कारण भारत की जनसंख्या में स्थिरता आ रही है। दूसरा पॉइंट, ये पूरे देश भर में व्यापक पैमाने पर आयोजित किए जाने वाला एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। तीसरा, इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रबंधन में किया जाता है, जहां मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान यानी IIPS नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थीं, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इन खबरों से जुड़े जो सवाल हैं उनको देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किस देश से संबंधित है, यानी ये पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। पहला ए ऑप्शन USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये पुरस्कार USA द्वारा दिया जाता है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब ए ऑप्शन। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, संकल्प योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। दूसरा, इसका क्रियान्वयन UGC द्वारा किया जा रहा है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है बताना है। पहला ए ऑप्शन केवल एक, और बी केवल दो, सी एक और दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन गलत हैं। अभी हम लोगों ने देखा था ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजना है, और इसे आपको पता होगा कौशल विकास एवं उद्यमिता निगम द्वारा शुरू किया गया है, यानी क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 23 दिसंबर को, बी 20 दिसंबर को, सी 22 दिसंबर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 23 दिसंबर को। अभी हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय किसान दिवस श्री चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके जन्म दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है, यानी उनकी जयंती पर। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।